हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स 5 जून 2025 का करेंट अफेयर्स। और देखिए दोस्तों, यह सेशन आपके आगामी जितने सारे परीक्षा होने वाले दोस्तों, सारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स रहने वाला है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय भाषाओं के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी मॉडल AI आधारित LLM का नाम क्या? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन और फर्स्ट हमारा सही होगा भारत जेन। सोल्यूशन इसका देखिए, भारत जेन भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला मल्टी मॉडल AI आधारित LLM लॉन्च किया गया है। 2 जून को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM भारत जेन लॉन्च किया। और लॉन्च भारत जेन समिट में किया गया, जिसे भारत के सबसे बड़े जनरेटिव AI और LLM समिट और हैकाथॉन के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत जेन को राष्ट्रीय अंतर्विषयी साइबर भौतिक प्रणाली मिशन NM-ICPS के अंतर्गत विकसित किया गया है तथा IIT बॉम्बे में IoT और IOI के लिए TIH फाउंडेशन के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला AI समर्पित विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ कहाँ प्रस्तावित किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा, नवा रायपुर में ये आयोजित मतलब कि आर्थिक क्षेत्र प्रस्तावित किया जा रहा है दोस्तों, ये नवा रायपुर में। और देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र AI SEZ की घोषणा की गई। इसे रैक बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1000 करोड़ रुपया के निवेश से विकसित किया जाएगा और AI SEZ 6 एकड़ में फैला होगा और इसमें बड़े पैमाने पर AI संचालन के लिए उच्च अंत सर्वर के साथ 1.5 लाख वर्ग फुट की सुविधा शामिल होगी। और इसमें राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए 80 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 4 उच्च घनत्व वाले डेटा केंद्र होंगे। और पहली बार भारत न केवल उपभोग करेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाओं की मेजबानी और वितरण भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरिक क्लासेन जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा, दक्षिण अफ्रीका का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। सोल्यूशन इसका देखिए, हेनरिक क्लासेन और ग्लेन मैक्सवेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, जबकि ग्लेन मैक्सवेल ने T20 क्रिकेट और भारत और श्रीलंका में 2026 में होने वाले T20 विश्व कप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया है। और क्लासेन ने इससे पहले जनवरी 2023 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और अब उन्होंने वनडे और T20I प्रारूप भी छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने डैश में दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी खाद्यान्न भंडारण योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है दोस्तों ये नई दिल्ली में की है दोस्तों। सोल्यूशन इसका देखिए, नई दिल्ली में विश्व की सबसे बड़ी सहकारी खाद्यान्न भंडारण योजना की समीक्षा बैठक हुई और केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बैठक की अध्यक्षता की। और बैठक में सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर और श्री मुरलीधर मोहोल मौजूद थे। और बैठक में सहकारिता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम FCI, नबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC और अन्य संस्थानों के अधिकारी भी शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराकर टाइटल अपने नाम किया है दोस्तों? तो ये डी गुकेश, ऑप्शन नंबर C सही है दोस्तों। सोल्यूशन इसका देखिए फ्रेंड्स, विश्व चैंपियन डोम राजू गुकेश ने चल रहे नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में पूर्व विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन पर जीत हासिल की। यह नॉर्वे के ग्रैंडमास्टर पर गुकेश की पहली क्लासिकल जीत है और गुकेश रमेश बाबू प्रज्ञानंदा के बाद प्रतियोगिता के इतिहास में कार्लसन पर जीत हासिल करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी भी हैं। और इस जीत ने डी गुकेश को 8.5 अंकों के साथ नॉर्वे शतरंज 2025 अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंचने में मदद की। और डी गुकेश कार्लसन और अमेरिकी फेबियानो कारुआना से सिर्फ 1 अंक पीछे है। और 27 मई को नॉर्वे शतरंज 2025 में राउंड 1 ने लगभग 1 साल बाद कार्लसन की व्यक्तिगत क्लासिकल शतरंज में वापसी को चिन्हित किया
और नॉर्वे शतरंज एक वार्षिक बंद शतरंज टूर्नामेंट है। यह हर वर्ष मई से जून के बीच आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस का पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा फ्रेंड्स, सेरेना विलियम्स ने जीता। दोस्तों सेरेना विलियम्स। सोल्यूशन इसका देखिए, सेरेना विलियम्स ने 2025 के लिए खेल के लिए प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस का पुरस्कार जीता। और सेरेना विलियम्स एक पूर्व टेनिस खिलाड़ी है। यह पुरस्कार स्पेन में सबसे सम्मानित और प्रशंसित पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो खेल, कला, साहित्य और अन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता दिखाते हैं। उन्होंने टेनिस कोर्ट के बाहर उनके प्रयासों को भी मान्यता दी। उन्होंने कहा कि वह खेल और समाज में लैंगिक समानता और समान अवसरों की प्रबल समर्थक है। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स 4 बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। और सेरेना विलियम्स ने 23 ग्रैंड स्लैम खिताब और 23 समग्र एकल खिताब के साथ अपने करियर का अंत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और जापान के उप मंत्री टेराडा योशिमिची के बीच डैश में द्विपक्षीय बैठक हुई है। तो कहाँ हुई है दोस्तों? ये ओस्लो। ऑप्शन नंबर ये सही है फ्रेंड्स, ये ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और टेराडा योशिमिची के बीच ओस्लो, नॉर्वे में द्विपक्षीय बैठक हुई। और टेराडा योशिमिची जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप मंत्री और भूमि अवसंरचना, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय के उप मंत्री हैं। बैठक के दौरान हुई चर्चाओं का उद्देश्य भारत और जापान के बीच मजबूत समुद्री संबंधों को बेहतर बनाना था। और चर्चा के प्रमुख क्षेत्र जहाज निर्माण, बंदरगाह डिजिटलीकरण, हरित बंदरगाह पहल, समुद्री प्रशिक्षण और भारत के अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों को स्मार्ट द्वीप में बदलना थे दोस्तों इससे। और इमाम बारी शिप बिल्डिंग, JMUC कनागावा डॉकयार्ड और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज जैसी प्रमुख जापानी कंपनियों को शामिल करने वाले सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और भारत का लक्ष्य 2027 तक जापान के साथ 5 ट्रिलियन येन 3.2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य के साथ नई ऊंचाइयों को छूना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, IPL 2025 का फाइनल किसके बीच खेला गया दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, RCB बनाम पंजाब किंग्स के बीच दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, 3 मई को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया दोस्तों। और फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जहां RCB ने कुल 190 रन का बचाव किया। और 2025 प्रीमियर लीग टाटा IPL 2025 टूर्नामेंट का 18वां संस्करण था, जिसमें 10 टीमें शामिल थी। कुणाल पांड्या को उनके 4 ओवरों के किफ़ायती स्पेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया, जिसमें उन्होंने केवल 17 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन को टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन पाने के लिए ऑरेंज कैप प्रदान की गई। सबसे अधिक विकेट के लिए पर्पल कैप गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा ने हासिल की। और मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव को उनके लगातार अच्छे बल्लेबाजी प्रदर्शन के लिए सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी MVP का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितना आरक्षण मंजूर किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है फ्रेंड्स, 20%। ऑप्शन नंबर ए सही है, 20%। सोल्यूशन इसका देखिए, उत्तर प्रदेश ने पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दी है। और 3 जून को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य भर में विभिन्न पुलिस पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। यह आरक्षण पुलिस कांस्टेबल, प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी, पैक घुड़सवार कांस्टेबल और फायरमैन के लिए सीधी भर्ती में लागू होगा। और इस कदम का उद्देश्य अग्निपथ योजना के तहत अपनी 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को सार्थक सेवा पश्चात रोजगार प्रदान करना है। यह आरक्षण सभी श्रेणियां समान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC अन्य पेशेवर के लिए उनके संबंधित समूहों में लागू होगा। और अग्निपथ योजना सरकार ने 15 जून 2022 को अग्निपथ योजना शुरू की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तेलंगाना द्वारा कवल टाइगर कॉरिडोर को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व किन 2 टाइगर रिजर्व को जोड़ता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी देखिए, कवल और ताडोबा अंधारी को जोड़ता है दोस्तों। सॉल्यूशन इसका है
तेलंगाना द्वारा कवल टाइगर कॉरिडोर को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। और तेलंगाना राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में कवल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में तरोबा अंधाड़ी टाइगर रिजर्व से जुड़ने वाले टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित करने के आदेश जारी किए। यह रिजर्व कुमराम भीम आसिफाबाद जिले में आसिफाबाद और कागजनगर डिवीजनों में 1492.88 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में निवासी प्रजनन करने वाले बाघों की उपस्थिति और पिछले दशक में कई अंतर्राज्यीय बाघ फैलाव की घटनाओं से संकेत मिलता है और यह मध्य भारत के इस हिस्से में बाघों की कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है दोस्तों। और बाघों के अलावा इस क्षेत्र में तेंदुए, जंगली कुत्ते, लकड़बग्घे, सुस्त भालू, भेड़िए और विविध शाकाहारी जानवर पाए जाते हैं। और यह क्षेत्र 240 से अधिक पक्षी प्रजातियों का भी घर है, जिनमें लुप्तप्राय लॉन्ग बिल्ड वल्चर और मलाबार पाइड हॉर्नबिल शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अन्ना लेना बेरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के अध्यक्ष चुना गया है? तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर बी सही है, 80वां सत्र का अध्यक्ष चुना गया। सोल्यूशन है फ्रेंड्स, जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री अन्ना लेना बेरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। और गुप्त मतदान में उन्हें 193 में से 167 वोट प्राप्त हुआ है। बेरबॉक अपना 1 वर्ष का कार्यकाल सितंबर में शुरू करेंगी। वह कैमरून के फिलेमोन यांग का स्थान लेंगी। उनके कार्यकाल में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन और संगठन की 80वीं वर्षगांठ जैसे प्रमुख कार्यक्रम शामिल होंगे। वह इस पद पर आसीन होने वाले पश्चिमी यूरोपीय समूह की पहली महिला है दोस्तों। वह महासभा का नेतृत्व करने वाली अब तक की 5वीं महिला है। रूस ने बेरबॉक की उम्मीदवारी का विरोध किया। उसने उन पर पक्षपातपूर्ण होने और मॉस्को की अत्यधिक आलोचना करने का आरोप लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत ने कितने वर्षों के बाद IATA की वार्षिक आम बैठक AGM की मेजबानी की है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, 42 वर्ष। सॉल्यूशन किसका? भारत ने 42 वर्षों के बाद IATA AGM की मेजबानी की है। और 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक AGM को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन बाजार है और भारत में 42 वर्षों के बाद आयोजित IATA AGM और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन वाट्स में 1600 से अधिक वैश्विक विमानन नेता, अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि एक साथ आए हैं। बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया, जिसमें हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2024 में 162 हो गई। और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयासों की पुष्टि की गई, जिसमें 2030 तक वैश्विक नेतृत्व के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल MRO सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। एक बार सारे क्वेश्चन को हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हम लोग का, भारतीय भाषाओं के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी मॉडल AI आधारित LLM का नाम क्या है दोस्तों? तो ये है फ्रेंड्स भारत जैन। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का पहला AI समर्पित विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ कहाँ प्रस्तावित किया जा रहा है दोस्तों? तो नवा रायपुर में ये प्रस्तावित किया जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, हेनरिक क्लासेन जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस क्षेत्र देश का प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों? तो ये दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देश में दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी खाद्यान्न भंडारण योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ये नई दिल्ली में किया है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस भारतीय ने नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराकर टाइटल अपने नाम किया? तो ये डी गुकेश। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस का पुरस्कार किसने जीता है? तो सेरेना विलियम्स ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और जापान के उप मंत्री टेराडा योशिमिची के बीच ओस्लो में द्विपक्षीय बैठक हुई है दोस्तों। नेक्स्ट है, IPL 2025 का फाइनल किसके बीच खेला गया दोस्तों? तो RCB बनाम पंजाब किंग्स के बीच खेला गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितना आरक्षण मंजूर किया गया दोस्तों? तो 20% आरक्षण मंजूर किया गया है। नेक्स्ट है, तेलंगाना द्वारा कवल टाइगर कॉरिडोर को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित
किया गया। कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व किन दो टाइगर रिजर्व को जोड़ता है दोस्तों? ये कवल और तड़ोबा अंधारी को जोड़ता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अन्ना लेना बेरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र की अध्यक्षता चुना गया दोस्तों? तो 80वां सत्र के लिए। नेक्स्ट है, और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत ने कितने वर्षों के बाद IATA की वार्षिक आम बैठक AGM की मेजबानी की दोस्तों? तो 42 वर्ष के बाद दोस्तों की है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।